हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और इस कहानी के दूसरे भाग का आप सभी लोगों को इंतज़ार ज़रूर रहा होगा। इस कहानी के पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक के बाद एक कई सारे आदमी गायब होने लगे थे। सबसे पहले कोठंडा रेड्डी, जो जड़ी बूटियों को खरीदने बेचने का काम किया करता था। इसके बाद एक व्यापारी और फिर उसके बाद एक मजदूर, और उसके कुछ ही दिनों बाद एक औरत का बेटा गायब हो गया था। गांव वाले इन सारी घटनाओं को भूत प्रेत से जोड़कर देखने लगे, लेकिन एंडरसन गांव वालों के इस मिथ्या को तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लोगों के गायब होने की असली वजह का पता लगाना शुरू किया। उनके उस गांव में आए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक मजदूर पर एक टाइगर द्वारा हमला किया गया। ये बताने के लिए वो सभी मजदूर एंडरसन के पास पहुंचे। उसके आगे की कहानी आप इस भाग में सुनेंगे। चलिए कहानी पर बढ़ते हैं। एंडरसन और देव सुंदरम ने पूरा वाक़या सुना कि कैसे उस लेबर पर टाइगर ने हमला कर दिया था। क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था, एंडरसन ने बाकी लोगों को वापस गांव में लौट जाने को कहा और सिर्फ उस लेबर को अपने पास रोक लिया जिस पर टाइगर ने हमला कर दिया था। उन्होंने उसको अपने पास इसलिए रोक लिया था ताकि वो उन लोगों को उस जगह पर लेकर जाए जहाँ पर टाइगर ने उस पर हमला कर दिया था। हालांकि वो आदमी एंडरसन को उस जगह पर ले जाने में डर रहा था। खैर, वो एंडरसन और देव सुंदरम को गाइड करते हुए उस जगह पर ले आया। वहाँ पहुंचकर उसने पूरा वाक़या बताया कि वो किस जगह पर अपना काम कर रहा था और फिर किस तरफ से टाइगर आया और किस तरफ वो वापस चला गया था। यहाँ तक आते आते और यहाँ का मुआयना करते करते धीरे धीरे रात हो गई। अब अंधेरे में उस टाइगर को खोजना तो जैसे भूसे के ढेर से सुई को खोज निकालना था। अब वापस बंगले पर भी नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि अब अंधेरा ज़्यादा हो गया था और टाइगर के भी आसपास होने की संभावना अधिक थी। पास में ही जो नदी थी उसी पर एक पुल बना था। एंडरसन ने निश्चय किया कि वो उसी पुल के पास रुकने के लिए इंतज़ाम करेंगे। आसपास ऐसा कोई पेड़ भी नहीं था जिस पर बैठा जा सके, ना ही उनके पास मचान बांधने के लिए सामान था। एंडरसन के साथ जो लेबर था वो उन लोगों के साथ यहाँ रात में रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वो अकेले वापस गांव भी नहीं लौट सकता था। इसलिए उसकी मजबूरी बन गई कि वो यहीं पर उन लोगों के साथ रुके। पुल के पास ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एंडरसन, देव सुंदरम और वो मजदूर आकर बैठ गए। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी और जंगल के जितने भी निशाचर जानवर थे वो अब धीरे धीरे एक्टिव होने लगे। अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज़ उन लोगों को सुनने को मिल रही थी, लेकिन अभी तक टाइगर का कुछ भी अंदेशा उन लोगों को नहीं मिला था। लगभग 3-4 घंटे इसी तरह बीते होंगे, तभी एंडरसन को अपनी तरफ एक साया आता हुआ दिखाई दिया। वो साया कुछ दूरी पर था जो धीरे धीरे उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। जब वो इतने पास आ गया कि उससे आगे आने देना एंडरसन के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, तब एंडरसन ने अपनी राइफल को उठाया और कंधे पर लगा लिया और उस साए की तरफ निशाना साधते हुए राइफल पर लगा टॉर्च जला दिए। टॉर्च की रोशनी में वो जानवर एंडरसन को दिखा। दरअसल वो एक हायना था, जिसे हिंदी में लकड़बग्गा भी कहते हैं। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो हायना भी चौंक गया और आवाज़ निकालने लगा। एंडरसन ने तुरंत टॉर्च को बंद कर दिया, लेकिन वो हायना लगातार बोलता जा रहा था। एंडरसन समझ रहे थे कि अगर ये हायना इसी तरह बोलता रहेगा तो टाइगर वहाँ नहीं आएगा। उन्होंने एक पत्थर उठाया और हायना को दे मारा। किस्मत की बात यह भी थी कि पत्थर हायना के सिर पर जाकर लगा। अब तो हायना वहाँ से भागने के बजाय और तेज़ आवाज़ में बोलने लगा।
अब क्या किया जा सकता था? एंडरसन मन ही मन उस हाइना को कोस रहे थे। तभी उन्हें पुल के दूसरे तरफ से टाइगर की जोरदार गर्जना सुनाई दी। टाइगर अपने पूरे गले से गरजा। टाइगर की दहाड़ सुनकर हाइना वहाँ से 9-11 हो गया। हाइना तो वहाँ से चला गया, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि एंडरसन को लगता था कि उस हाइना के बोलने की वजह से शायद टाइगर को यहाँ पर उनकी परिस्थिति का पता लग गया है और हो ना हो वो उन पर हमला ज़रूर करेगा। एक दिक्कत ये भी थी कि अंधेरा काफ़ी घना था और ऐसे में टाइगर कहीं से भी हमला कर सकता था। ऐसी स्थिति में एंडरसन ने अपने साथ बाकी 2 लोगों की जान भी जोखिम में डाल दी थी। एंडरसन चौकन्ना रहकर पूरी रात जागते रहे और किस्मत से टाइगर ने उन पर हमला भी नहीं किया। सुबह उजाला होने पर तीनों लोग बंगले पर लौट आए। नाश्ता करने के बाद एंडरसन ने उस मजदूर को गांव में भेज दिया। देवसुंदरम की योजना उस दिन तिरुपति मंदिर जाने की थी। उसने जिद करके एंडरसन को भी अपने साथ ले लिया। वहाँ की यात्रा में वो लोग नाश्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके। वहाँ पहुंचकर वो लोग नाश्ता करने लगे। वहाँ का मालिक भी वहीं पर बैठा हुआ था। देवसुंदरम उस रेस्टोरेंट के मालिक से बात करने लगा। जब बातचीत का दौर शुरू हुआ तो बात आगे बढ़ने लगी। उस आदमी ने भी भूत पिशाच द्वारा आदमियों को गायब करने की बात सुनी थी। बात बात में एंडरसन को ऐसी बात उस रेस्टोरेंट मालिक ने बताई कि एंडरसन एकदम चौंक गए। वो बात ये थी कि कुछ दिन पहले इस रेस्टोरेंट के पास एक सर्कस लगा था। उस सर्कस का मालिक इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया करता था। धीरे धीरे उस रेस्टोरेंट और सर्कस के मालिक के बीच दोस्ती हो गई। वो लोग शाम को भी कभी कभार एक साथ बैठकर शराब पिया करते थे। एक शाम उस सर्कस के मालिक ने उस आदमी को बताया कि उसके सर्कस का एक टाइगर भाग गया है। उसके नौकर ने टाइगर के पिंजरे का दरवाज़ा भूलवश बंद नहीं किया, जिसके कारण रात में वो टाइगर पिंजरे से निकलकर भाग गया। टाइगर के भाग जाने की रिपोर्ट उसने पुलिस थाने में भी नहीं दी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका सर्कस बंद ना हो जाए। कुछ दिनों बाद वो सर्कस यहाँ से हटकर दूसरी जगह चला गया। कुछ दिनों तक सर्कस का मालिक इस आदमी को पत्र भेजता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सर्कस उस जगह से भी हटकर तीसरी जगह चला गया। उसके बाद से उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। एंडरसन के हाथ एक अहम जानकारी लग गई थी, लेकिन उनके मन में ये दुविधा भी थी कि सर्कस का टाइगर इस जंगल में अभी तक जिंदा भी रह पाया होगा या नहीं। अक्सर जो बाघ सर्कस में पाले पोसे जाते हैं वो जंगल के बाघ की तरह अपना नेचुरल शिकार नहीं कर पाते और उनके अंदर से उनका प्राकृतिक शिकारी लुप्त हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सिर्फ बिना खुद के शिकार किए मांस के लोथड़ों से अपना पेट भरा होता है। कहीं इतने सारे लोगों के गायब होने के पीछे इसी टाइगर का हाथ तो नहीं है? इसी प्रकार के कितने सवाल एंडरसन के दिमाग में जन्म ले रहे थे। उन्होंने उस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि क्या कभी तुम सर्कस देखने गए थे? तब उसने जवाब दिया कि वो अक्सर सर्कस देखने जाया करता था। सर्कस के मालिक ने दोस्त होने के नाते उसको सर्कस का फ्री पास दे दिया था, जिसके वजह से वो अक्सर सर्कस देखने जाया करता था। तब एंडरसन ने उससे पूछा कि क्या वो बता सकता है कि सर्कस वाले किस टाइम पर उस टाइगर को खाना दिया करते थे। तब उसने कहा उसे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन उसने दिन के समय में उस टाइगर को खाना देते हुए एक बार देखा जरूर था। और उसने एक और बात एंडरसन को ये बताई कि सर्कस वाले उस टाइगर को रानी कहकर बुलाते थे। इसका मतलब यही निकला कि वो टाइगर नहीं बल्कि टाइग्रेस थी। एंडरसन के हाथ किस्मत से बहुत अहम जानकारी लग गई थी। इन सारी जानकारियों को एंडरसन ने विश्लेषण करना शुरू किया। उन्होंने ध्यान दिया कि टाइगर ने अभी तक जितने भी लोगों को मारा था वो सभी लोग एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में मारे गए थे, जबकि मैन ईटर टाइगर काफ़ी दूरी तक के एरिया में अपना शिकार करते हैं। दूसरी बात जो गौर करने वाली थी वो ये थी कि ये सभी आदमी दोपहर के समय मारे गए थे और उस टाइग्रेस को सर्कस वाले
ज़्यादातर हो सकता है कि दोपहर के समय ही भोजन दिया करते थे। तीसरी बात जो गौर करने वाली थी वो ये थी कि अंतिम आदमी जिस पर टाइगर ने हमला किया था उसके द्वारा एक बार बाँस काटने वाले हथियार से उस पर हमला किया था, तो वो टाइगर वहाँ से भाग गया था। इसका मतलब वो टाइगर भी इंसानों से डरता था और वो अन्य टाइगरों की तरह दिलेर नहीं था, बल्कि डरपोक किस्म का था। सर्कस में टाइगर्स को भी हंटर से मार मार के सिखाया जाता है और वो भी इंसानों से खूब डरते हैं। इसके अलावा उस टाइगर ने किसी भी पालतू मवेशी को नहीं मारा था। ये सभी तथ्य एंडरसन को एक पुख्ता वजह दे रहे थे कि वो मान ले कि ये आदमखोर टाइगर वही सर्कस वाली रानी है। एंडरसन जिस गांव के पास रुके थे उसका नाम था रंगमपेट। रंगमपेट में उनका एक परिचित व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रमिया। बहुत साल पहले जब एंडरसन उस गांव में आए थे तब रमिया ने उनकी कुछ मदद की थी। उसके एवज में एंडरसन ने उसे कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन रमिया ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसके बदले उसने एंडरसन से कहा कि उसके गांव रंगमपेट में एक ज़मीन बिकाऊ है। अगर एंडरसन उस ज़मीन को खरीद लेते हैं तो वो उस ज़मीन पर खेती करेगा और जब कभी भी एंडरसन को उसकी ज़रूरत होगी तो वो एंडरसन की मदद करने ज़रूर आएगा। एंडरसन ने वो ज़मीन खरीद ली थी और रमिया उस ज़मीन पर खेती किया करता था। एंडरसन को पता था कि वो आदमी उनके काम आ सकता है क्योंकि वो यहाँ का लोकल आदमी था और यहाँ के क्षेत्र से वो भली भांति परिचित था। उसका जीवन इसी गांव के आसपास बीता था। एंडरसन रमिया के पास पहुंच गए और उन्होंने रमिया को अपने साथ बैठाया और उससे इस जगह के बारे में और कुछ जानना चाहा। वो ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ आसपास ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर वो टाइगर छुप सकती है। उन्होंने रमिया से पूछा, क्या वहाँ के आसपास कोई गुफा है? तब रमिया ने अपनी उंगलियों में गिनते हुए बताया कि यहाँ पर 5 गुफाएं हैं, जिसमें से 4 गुफा ऐसी हैं जिसके अंदर टाइगर छुप सकती है। एक गुफा ऐसी है जिसके अंदर टाइगर घुस नहीं सकती। देवसुंदरम को जब ये पता चला तो वो भी काफ़ी खुश हुआ। एंडरसन ने निर्णय लिया कि वो अगली सुबह तड़के ही उन गुफाओं की तलाश करने निकलेंगे। रमिया अगले दिन सुबह 5 बजे ही एंडरसन के बंगले पर पहुंच गया। देवसुंदरम ने सुबह सुबह अपनी और एंडरसन दोनों की राइफल को साफ किया और 6 बजे के आसपास जब काफ़ी हद तक उजाला हो गया था वो लोग बंगले से निकल पड़े। सबसे पहले वो उस गुफा पर पहुँचे जिस गुफा के लिए रमिया ने कहा था कि इसके अंदर कोई टाइगर घुस नहीं सकता है। एंडरसन ने देखा कि इस गुफा के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसके ऊपर से कोई बड़ा जानवर उसके अंदर नहीं जा सकता था। इसके बाद वो दूसरी गुफा की तरफ बढ़े। गुफा के मुंह पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने आसपास की ज़मीन पर टाइगरस के पंजों के निशान खोजे, लेकिन ज़मीन पर किसी भी टाइगर के पंजों के निशान उनको नहीं मिले। वो लोग अब धीरे धीरे गुफा में घुसने लगे। सबसे आगे एंडरसन चल रहे थे और सबसे पीछे देवसुंदरम चल रहा था, ताकि अगर पीछे से हमला हो तो उस स्थिति में देवसुंदरम संभाल ले, और अगर आगे से हमला होता है तो इस स्थिति में एंडरसन मोर्चा संभाले। एंडरसन ने रमिया को कहा कि वो कुछ पत्थर उठाकर गुफा के अंदर फेंके ताकि अगर कोई जानवर उस गुफा में बैठा हो तो वो बाहर आ जाए। रमिया ने कई सारे पत्थर फेंके लेकिन कोई जानवर बाहर नहीं आया। अब एंडरसन धीरे धीरे उस गुफा के अंदर तक पहुंच गए, लेकिन उस गुफा में टाइगर्स नहीं थी। वो लोग दूसरी गुफा से बाहर आ गए और फिर उसके बाद तीसरी गुफा की तरफ बढ़े। एंडरसन ने वहाँ पहुंचकर देखा कि ये गुफा उतनी गहरी नहीं थी कि इसके अंदर कोई जानवर छुप सके। हाँ, ये हो सकता था कि कोई जानवर धूप या बारिश से बचने के लिए कुछ देर तक उस गुफा में रुक जाए, लेकिन लंबे समय तक कोई भी जानवर उस गुफा में रुक नहीं सकता था। इस गुफा के बाद वो चौथी गुफा की तरफ बढ़े।
इस बार भी वही सावधानियां बरती गई। टाइग्रेस के पंजों के निशान को खोजा गया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। वो लोग गुफा के अंदर गए, वहाँ पर भी वो टाइग्रेस नहीं थी। अब अंतिम और आखिरी पांचवी गुफा बची थी। एंडरसन आश्वस्त थे कि टाइग्रेस इस पांचवी गुफा में उन लोगों को ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन अगर वो यहाँ भी नहीं मिली तो उसको खोजना बड़ा मुश्किल काम होगा। वो लोग पांचवी गुफा के मुहाने तक आ पहुँचे। गुफा के मुहाने पर एक छोटा सा पानी का नाला बह रहा था। एंडरसन ने नाले की आसपास की ज़मीन पर किसी टाइगर के पंजों के निशान देखे। अब एंडरसन श्योर हो चुके थे कि इस गुफा के अंदर हो ना हो वो टाइग्रेस ज़रूर मिल जाएगी। हर बार की तरह एंडरसन अपनी राइफल लेकर आगे की तरफ चल रहे थे और उनके पीछे रमिया और सबसे लास्ट में देवसुंदरम चल रहा था। रमिया ने कुछ पत्थर उठाकर गुफा के अंदर फेंकना शुरू किए। कुछ ही पत्थर फेंकने के बाद उन लोगों को अंदर से टाइगर के जोरदार दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी और उसके अंदर से एक टाइग्रेस गुर्राते हुए तेज़ी से बाहर निकली और उसने बाहर आकर जैसे ही 3 इंसानों को देखा, वो वापस अपनी गुफा में जाने लगी। तब एंडरसन के दिमाग में एक उपाय सूझा। वो ये जांचना चाहते थे कि ये टाइग्रेस वही रानी है या नहीं। उन्होंने ज़ोर से रानी रानी कहकर उस टाइग्रेस को पुकारा। रानी नाम सुनते ही वो टाइग्रेस पलटी और एंडरसन की तरफ देखने लगी। एंडरसन समझ गए थे कि ये टाइग्रेस वही सर्कस वाली रानी है। एंडरसन ने अपनी राइफल की 2 गोलियां उस टाइग्रेस पर उतार दी। एंडरसन ने 2 ही गोली में उस टाइग्रेस को मौत की नींद सुला दिया था। उन्होंने कुछ पत्थर उस टाइग्रेस पर मारे ताकि वो देख सकें कि उसके शरीर में अभी भी हलचल है या नहीं। पत्थर लगने के बाद भी टाइग्रेस के शरीर में कुछ भी हलचल नहीं है। वो लोग धीरे धीरे टाइग्रेस के पास पहुँचे। एंडरसन ने जब उसके शरीर का पास से मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि ये टाइग्रेस पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, लेकिन अच्छे ढंग से भोजन ना मिल पाने के कारण ये काफ़ी दुबली थी और हो सकता है सर्कस वालों ने इसे बहुत ही छोटी उम्र से अपने पास रख लिया होगा, जिसके कारण इसके अंदर जानवरों को मारने की नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट पैदा नहीं हुई थी। उसने केवल इंसानों के हाथों द्वारा दिया ही खाना खाया था। जाहिर तौर पर सर्कस में उसके साथ और भी जानवर रहे होंगे, लेकिन उसने कभी भी उसमें से किसी भी जानवर को नहीं खाया होगा, जिसके वजह से वो अन्य जानवरों को अपने भोजन के रूप में नहीं देखती थी और केवल इंसानों को ही अपना भोजन मान चुकी थी। दोस्तों, इस तरह एंडरसन ने उस सर्कस की रानी का शिकार किया। बहुत से लोगों के मन में ये विचार जरूर आया होगा कि एंडरसन को उस टाइग्रेस को एक और मौका दे देना चाहिए था। वो उसको बेहोश करके पकड़वा सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कहानियाँ बहुत पहले समय की हैं। तब जानवरों को बेहोश करने वाली दवाइयों का इजाद नहीं हुआ था। उस समय जानवरों के लिए मेडिकल साइंस बहुत पीछे चल रही थी। ऐसे में एंडरसन को चुनाव करना ही था कि वो कई सारे इंसानों की ज़िंदगी बचा लें या फिर उस टाइग्रेस की। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।